अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो सभी के लिए है, पर आपका प्रीलिम्स उससे कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर वो कट ऑफ भी नीचे आएगी अगर वो पेपर मुश्किल है या पेपर रिस्की आ रहा है। तो आई फील कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड डोंट रन आफ्टर द अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके लिए ऑप्शन सुटेबल है? अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है या मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आपकी क्या सुझाव है? 2011 की बात है, रात के 1 बजे मेरे पास कॉल आता है कि सर इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं आपसे आखिर पर बात करना चाह रहा था क्योंकि आप मेरे गुरु हो। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी होश उड़ गई। सही बात है। और फिर उसने फोन काट दिया। नमस्कार साथियों, मैं अजीत तिवारी आप सबका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। अभी आपने देखा कि भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही हैं। मेरा तात्पर्य ऑपरेशन सिंदूर से भी है। और यहां अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो रैंक 1 से लेकर बहुत सारे टॉप रैंक्स भारत की बेटियों ने हासिल किया है। और ये काफ़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि बेटियां कदम से कदम मिलाकर, इनफैक्ट मैं बोलूँ तो 1-2 कदम आगे बढ़ रही हैं। ठीक इसी सिलसिले में जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में आई हैं, रितिका, ऑल इंडिया रैंक 55, यूपीएससी 24 दिस ईयर, वो आपसे अपनी सफलता की कहानी कि क्या सिर्फ टॉपर ही एग्ज़ाम निकाल सकते हैं या अगर हम अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कार्य करें तो इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो अपनी सफलता की कहानी, अपनी संघर्ष की कहानी आपके साथ कहने आ रही है। तो मैं आपका बहुत बहुत रितिका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। और रिजल्ट के बाद कैसा फील हो रहा है आपको? जो है सर इनिशियली बहुत खुशी थी, आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी, बट अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है और मैं देख रही हूँ कि प्रीलिम्स पास आ रहा है लोगों का, तो मैं बहुत ग्रेटफुल और रिलीव्ड हूँ कि इस साल मुझे फिर से प्रीलिम्स नहीं देना है। और एहसास हो रहा है कि जो 3 साल पहले मैंने जिस जर्नी को स्टार्ट किया था उसका इतना सेटिस्फाइंग रिजल्ट मुझे अभी मिल गया है, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ और रिलीव्ड हूँ ऑनेस्टली। बिल्कुल, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी 19-20 वर्षों से इस फील्ड में हूँ और मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि जो दर्शक आपको अभी सुन रहे, देख रहे हैं, वो आपकी जर्नी को समझें। तो आज के पॉडकास्ट को ब्रॉडली मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ तो थोड़ा सा आपके बारे में जितना आप कंफर्टेबली बता सकें, और सेकंड फिर हम आएंगे कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, चूँकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था। जी सर। तो सेकंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाना अपने आप में अचीवमेंट है। तो क्या आपने स्ट्रेटजी ली, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलतियां आपसे हुई या आप सुझाव देना चाहती हैं बच्चे गलतियां न करें, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, जो जीनो आईएएस से बच्चे जुड़े हैं, उनको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो मैं पहले पार्ट की बात करना चाहूँगा कि लोग जान जाएं कि वो किनको सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बता दें आप। सर मैं दिल्ली से ही पली बड़ी हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग जो थी वो बिरला विद्या निकेतन से ख़त्म करी क्लास 12th तक। 11th एंड 12th में मेरे पास में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम थी जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से, और मेरा जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन का वो भी ज्योग्राफी था, जो कि मेरा ऑप्शनल भी रहा है। जून 2022 में मैंने अपनी तैयारी फुल टाइम मोड में स्टार्ट करी एंड 3 साल लग गए मुझे यहाँ तक पहुँचने में, बट इट वॉज़ अ गुड जर्नी आई वुड से। तो मेरे प्यारे दर्शक, आप देख पा रहे हो, जून 2022 में रितिका ने अपनी इस यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की और आज हम मई 25 में इनका पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये जो समय है आपका लगभग 3 वर्षों का, इसे आप बहुत बड़ा न समझें। आगे बताइए। सर मैं एक बिज़नेस फैमिली से आती हूँ। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। मेरे पापा दिल्ली में ही अपना व्यापार करते आ रहे हैं और मेरे घर में मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ अपने दादा से हूँ वैसे। और
मैं मतलब आई वुड रियली से कि जितनी ये जीत मेरी है उतनी ही ज़्यादा ये मेरी फैमिली की भी है, बिकॉज बिल्कुल। मैंने अपने घर से ही पढ़ाई करी है एंड आई डोंट थिंक मैं ये पढ़ाई कहीं और से भी कर पाती, और उनका पूरा पूरा श्रेय है मेरी प्रेपरेशन में। तो अगर आपके सपोर्टिव फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आई वुड से, स्पेशली इस जर्नी में। एंड इसके अलावा भी ऐसा नहीं था कि मैंने यूपीएससी के अलावा अपने और करियर ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचा हुआ था। मैं लॉ में इंटरेस्टेड थी, मैं बाहर पढ़ने में इंटरेस्टेड थी। तो इससे मेरा बस एक ही मतलब है लोगों को पहुंचाने का कि यूपीएससी बस एक करियर ऑप्शन है, और भी आप, मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि यूपीएससी एक माध्यम है अपने गोल्स को अचीव करने का, बट मोर देन एनीथिंग ये प्रेपरेशन आपको जितना एक रिजल्ट से रिवॉर्ड करती है उतना ही ज़्यादा आपको परसिवरेंट बना देती है, रेजिलिएंट बना देती है, आप मेहनती हो जाते हो, डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर में। तो दिस इज़ नॉट जस्ट वन साइडेड प्रेपरेशन, ये आपकी पूरी तरह से पर्सनैलिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो बिल्कुल। yes, sir. नहीं, मैं आपकी बातों से कोरिलेट कर पा रहा हूँ। मुझे याद है 2017 का समय था, बिफोर कोविड, और बेगूसराय में जो फॉरेन सर्विसेज का ट्रेनिंग सेंटर है उसमें एक कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, और उस समय एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट हम रन करते थे कटपरेसराय में। अब तो जूनियर बिल्कुल ऑनलाइन आ चुका है। हाँ जी। तो वो सिर्फ अपनी वाइफ को हमारे यहाँ एडमिशन इसलिए उन्होंने कराया था कि उन्हें पूरी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होगी और वो इंडिया को समझने लगेंगी, राइट। जबकि उनकी एज लिमिट पार कर गई थी वो, एंड शी वाज हैविंग अ स्मॉल बेबी एज वेल। तो जो आप ये बात बता रही हैं वो मैं बिल्कुल कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप पूरे सिलेबस कवर करते हो आप, तो अभी हम उस पर आएंगे वन बाय वन, तो ये आपकी पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट कराती है। बिल्कुल। आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आप लीड करते हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक। तो ये मैं उन भारत के रिमोट एरिया से, सुदूर क्षेत्रों से जो विद्यार्थी हमें सुन और देख रहे हैं, और आज का दौर ये जो ऑनलाइन का है, सब कुछ आपके मोबाइल में अवेलेबल है। हम आगे और बात करेंगे आपसे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैंने विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और मैं उनके सवाल विद्यार्थियों के जो आने वाले समय में एग्ज़ाम देंगे, मैं बस एक माध्यम हूँ और उनके सवालों को मैं लेकर आपसे पूछूंगा। तो बिल्कुल आप सही बता रही हैं। तो आप बिजनेस बैकग्राउंड से आना, यानी कि आपकी काबिल तारीफ़ है, घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था जो। हाँ जी, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में बिजनेस फैमिली से मेरी फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं था। इनफैक्ट मैं अभी आपको बताई थी कि मेरी बड़ी बहन ने पहली बार जॉब भी करी है मेरी फैमिली में। जी जी जी। एंड इसीलिए मतलब गवर्नमेंट सर्विस में आना, बट हाँ, हालांकि मेरी फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है गवर्नमेंट सर्विस का, बट कभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस चीज़ पर डाउट नहीं किया कि तुम्हें इतनी अलग फील्ड में क्यों जाना है। आई थिंक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया। जबकि एक प्रीलिम्स में फेल भी कर गई थी 2023 का, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि तुम अपनी मेहनत करो। एंड इनफैक्ट जब रिजल्ट आने भी वाला था उसके पहले 1-2 दिन पहले मैं बहुत परेशान थी, मैं बहुत नर्वस थी। जी। तो मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जो भी तुम्हारा रिजल्ट आए, हमारी नज़रों में तुमने अपना काम कर दिया है। कि हम, उन्होंने देखा है मुझे पढ़ते हुए, एंड दे वर लाइक कि हम ज़्यादा टेंशन में नहीं है रिजल्ट को लेकर, तुमने जो किया अपनी तरफ से बेस्ट किया ना, अब जो होगा भगवान के ऊपर है। तो आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एग्ज़ाम वही लोग कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हो या कोई और हो। आई थिंक बस आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों करना है, और आप अपनी फैमिली को वो चीज़ अगर ट्रस्ट दिला सकते हैं, वो भी अपने हार्डवर्क के थ्रू, तो आई थिंक अल्टीमेटली फैमिली विल नेवर बी एन ऑब्स्टिकल इन योर प्रिपरेशन। जी जी। हाँ जी। नहीं, लास्ट 3-4 ईयर्स में अगर आप एग्ज़ाम के रिजल्ट के पैटर्न को देखें तो ये आपकी बात से बिल्कुल सहमति हो रही है कि अब ऐसे से लोग निकल के आ रहे हैं जो जिनके घर में वो फर्स्ट या तो गवर्नमेंट जॉब में है या क्लास 1 जॉब में जा रहे हैं। राइट। तो बिल्कुल सही बता रही हैं आप, तो बिल्कुल चीज़ें ओपन हो गई हैं। हाँ, ट्रू। बहुत अच्छा बताया आपने। तो अगर हम इस एग्ज़ाम वाले पार्ट पे आए, तो जैसे आपने बताया कि फर्स्ट प्रीलिम्स में आप फेल कर गई थी, और मैंने भी ऐसा ऑब्जर्व किया है, कई बार ऐसा हुआ है कि सिलेक्शन के बाद अगर किसी की रैंक अच्छी नहीं आई और वो री अटेम्प्ट दे रहा, तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बार टाइम न मिल पाने के कारण या ट्रेनिंग में होने के कारण
वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों के बहुत सारे सवाल आए कि सर प्रीलिम्स में छोटा सिलेबस दिखता है और सिलेबस कम दिखता है, लेकिन क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो बहुत ही रिस्की हो गया। तो वो क्या आपके हिसाब से, चूँकि आपने एग्ज़ाम हाल ही में निकाला है अभी इस बार, तो क्या सुझाव देना चाहेंगे बच्चों को कि वो जो प्रीलिम्स रिस्की हो गया या बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल हो गया, तो वो क्या करें? वो क्या कुछ ऐसे जोन्स हैं जो सेफ जोन्स हैं जिसमें वो अपना एफर्ट डालें? तो मैं इसमें आपके विचार जानना चाहूँगा। सर डेफिनेटली प्रीलिम्स एवरी ईयर आई थिंक ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल और रिस्की होते जा रहा है, बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है कि मैंने 2023 का प्रीलिम्स दिया और मैंने फिर 2024 का प्रीलिम्स दिया, और दोनों ही पेपर आप देखेंगे तो बहुत नॉर्थ एंड साउथ पेपर थे। कि 2023 का बहुत ही ऑब्जेक्टिव और एप्टीट्यूड टाइप पेपर था, जबकि 2024 का बहुत ही स्टैटिक ओरिएंटेड पेपर था। एंड एक चीज़ जो मैं सेफली कह सकती हूँ वो ये है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ उसके पेपर से रिलेटेड है कि 2023 में मुश्किल पेपर आया था तो 75 वाज द कट ऑफ, एंड 2024 में आई थिंक 88 समथिंग कट ऑफ है। बट पॉइंट ये है कि अगर आपने अपना स्टैटिक अच्छे से प्रिपेयर किया है, आपकी रिवीजन अच्छे से हुई हुई है, आप अपने स्टैटिक के की कॉन्सेप्ट्स में वीक नहीं है, तो आपका प्रीलिम्स कभी भी रुकेगा नहीं ओइंग टू द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द पेपर। एंड दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, मुझे लगता है कि जो आज स्पेशली टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में, तो वो हमारे लिए एक बून भी है, एक बेन भी है। तो करंट अफेयर्स जैसे जो टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है उसमें कुछ छात्र अपनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड कर देते हैं जो एक्चुअली में उतना रेट ऑफ रिटर्न नहीं ढूंढता है। कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर उसमें से मैं मान लेती हूँ कि 50 भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं, तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट अनप्रेडिक्टेबिलिटी आप वो कंट्रोल कीजिए जो आपके कंट्रोल में है, विच इज स्टैटिक, जो आपको पता है सिलेबस के थ्रू, पीवाईक्यूज के थ्रू। तो आप वो अपना अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसको अच्छे से रिवाइज करिए ताकि उसमें आपकी कभी कोई गलती ना हो। मतलब मैंने ये कहीं पे सुना था कि प्रीलिम्स उन सवालों से नहीं होता जो मुश्किल सवाल आप सही कर दें, उनसे होता है जो आसान सवाल आप गलत ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने। जो तो वो आसान सवालों को आप टारगेट करिए, और अगर वो आपने अच्छे से अपना कवर कर लिया है तो पेपर अनप्रेडिक्टेबल हो तो वो सभी के लिए है, पर आपका प्रीलिम्स उससे कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि फिर वो कट ऑफ भी नीचे आएगी अगर वो पेपर मुश्किल है या पेपर रिस्की आ रहा है। तो आई फील कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड डोंट रन आफ्टर द अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस। कि एनवायरनमेंट से एक बहुत ही वेग क्वेश्चन आ गया किसी एक सीरीज से, तो आप वो पूरी 10 एपिसोड की सीरीज देखने बैठ रहे हैं, जबकि कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल उससे सवाल आएगा भी या नहीं आएगा। सिमिलरली पेपर लाइक सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, कि आजकल बहुत ही नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज से सवाल आ रहे हैं, एनसीईआरटी से सवाल नहीं आ रहे हैं उतने। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं अलग अलग एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उससे कभी भी आपको वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगा। इससे मच बेटर टेक्निक ये है कि आप इकोनॉमी अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप पॉलिटी 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज वो आपको पता है पेपर में आएगा और आप वो सही कर सकते हैं। जी। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स एंड लेट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम टू यू एंड यू डोंट रन आफ्टर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। बहुत अच्छा बताया आपने। जो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट 12 पास आउट है, तो शायद वो स्टैटिक जो आपने कहा, तो थोड़ा सा उनके लिए और इलेबोरेट कर दी कि स्टैटिक में आप किन किन एरियाज़ की बात कर रही हैं? सर स्टैटिक आप मतलब मैं किसी को भी यही एडवाइस करूंगी जो 12th से अभी निकले हैं कि अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप एक बार सिलेबस खोल के अच्छे से देखें, सिलेबस को समझें। सिर्फ सिलेबस को पढ़ें नहीं, ये देखें कि वो सिलेबस आपसे क्या उम्मीद कर रहा है, क्या यूपीएस, क्योंकि ये भी एक बहुत पॉपुलर मिथ है दैट यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग अंडर द सन, विच आई डोंट थिंक इज ट्रू। बिकॉज आप देखें तो बहुत ही डिफाइंड सिलेबस दिया है यूपीएससी ने अपनी तरफ से, और वो कंफर्म होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आप पहले वो समझिए, आपको ये नहीं है कि आपने जो किताब उठाई आपको वो सभी पढ़नी है। जैसे अगर सपोज पॉलिटी है, तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है बेसिक से, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार लक्ष्मीकांत की सिंपल रीडिंग करिए। उसमें ये प्रेशर ना लीजिए कि मुझे अभी नोट्स बनाने हैं, मुझे अभी से पीवाईक्यू स्टार्ट करने हैं। अगर आप एकदम बिगिनर लेवल पे हैं तो जस्ट स्टार्ट लुकिंग आउट कि क्या क्या सोर्सेज मैं रेफर कर सकता हूँ। कि जैसे मुझे लगता है ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11th and 12th की बहुत अच्छी है, इकोनॉमी के लिए जो भी किताब आपको अच्छे से समझ आए आप वो यूज कर सकते हैं। एथिक्स के लिए सब कहते हैं कि लेक्सिकॉन बहुत अच्छी किताब है, जबकि मैंने लेक्सिकॉन पर्सनली रेफर नहीं करी है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम सब बोलते हैं पढ़ने के लिए, दैट इज अ गुड बुक। बिपिन चंद्रा मुझे लगता है सभी को एक बार पढ़नी चाहिए लाइफ में। तो आप समझिए कि क्या ये एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। सो सिलेबस खोलिए, उसको देखिए कि वो क्या मांग रहा है। और प्रीलिम्स और मेंस का अलग। एक और जो गलती मुझे लगता है लोग करते हैं वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस को वो अलग अलग ट्रीट करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में नॉलेज सेम है, बस उसका एप्लीकेशन का तरीका अलग है।
पर आपको पहले तो नॉलेज अपनी सही करनी है। तो प्रीलिम्स और मेंस को कभी भी अलग करके मत पढ़िए, क्योंकि स्पेशली हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में मैं मेंस में वही लिख के आती थी जो मैंने प्रीलिम्स में पढ़ा है। जी जी। सिमिलरली ज्योग्राफी में, क्योंकि प्रीलिम्स आपको फैक्ट्स और कंटेंट देगा जो फाइनली आप मेंस में लिख कर आएंगे। तो जब आप शुरू में पढ़ रहे हैं तब तो मैं चाहूंगी कि आप एकजुट तैयारी करिए, प्रीलिम्स प्लस मेंस। ऑब्वियसली कुछ एक दो सब्जेक्ट्स हैं जो मेंस स्पेसिफिक हैं और जो कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक हैं, बट वो सब लेटर स्टेजेस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो आई वुड से कि पहले आप सिलेबस अच्छे से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, अपनी किताबें नोट डाउन करिए कि मुझे ये पढ़ना है, और उस पर ज़्यादा बैक एंड फोर्थ मत करिए, अपने ऊपर फिर कॉन्फिडेंस रखिए, एंड यू कैन स्टार्ट विद अ जॉइंट प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स प्लस मेंस। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सुन पा रहे हैं, अगर हम स्टैटिक की बात करें तो जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स, यही बात मैं आपसे क्लास में बोलता हूँ कि कोर सब्जेक्ट्स अगर हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, तो अगर आपके कोर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो इन्हीं में आप करंट अफेयर्स अपडेट करके जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड है, पॉलिटी में रिक्वायर्ड है, इकोनॉमी में रिक्वायर्ड है, तो एक बार आप प्रिपेयर करेंगे तो जितने आपके प्रीलिम्स के अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे बेहतर तरीके से आपकी, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। और रितिका से बात करके मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि मात्र इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, एग्ज़ाम की समझ है, मात्र 3 वर्षों की है, क्योंकि जो बात हम इतने साल से पढ़ा के हमने सीखा है, और मैं कई बार वही आप बातें बता रही हैं जो हम अक्सर क्लास में बोला करते हैं। जी जी। और यही कारण है कि आपने इतने कम समय में दे के एग्ज़ाम निकाला है, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की है। तो बहुत अच्छा बता रही हैं आप, और होप्स विद्यार्थी आप कनेक्ट कर पा रहे हो। और आप जान लीजिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सफलता की गाथा को बिल्कुल सटीक आपसे साझा करें। मैं बोलूँगा कम, आप समझेंगे ज़्यादा, तो इसलिए इनकी बातों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप। तो बताइए आगे, बहुत अच्छा बताया आपने। तो जो प्रीलिम्स के लेके बच्चों का खौफ है, मैं आपकी बातों को समराइज़ कर दे रहा हूँ कि बहुत बेहतर इन्होंने बताया कि जो कोर सब्जेक्ट्स है, स्टैटिक पार्ट्स है, उस पर फोकस करें आप। और ये सिर्फ प्रिपरेशन आपके प्रीलिम्स की नहीं, मेंस की भी हो रही है। जैसे आपने देखा कि यूपीएससी का नेक्स्ट ईयर कैलेंडर भी आ गया है, तो प्रीलिम्स और मेंस में गैप कम है। तो अगर आपके वो पार्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एक कॉन्फिडेंस आएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक, अगर हम मेंस पे आए तो जैसे आप देखते हैं आपकी एथिक्स का पेपर है, एसए का पेपर है, 250 मार्क्स ईच, राइट। तो एक ह्यूज प्रोपोर्शन 500 नंबर का आपका इन 2 पेपर से आ जाता है। तो अगर हम पहले इथिक्स की बात जैसे अभी कर रहे थे आप, और ये इथिक्स आपके प्रीलिम्स में तो है नहीं, हाँ, लेकिन बट ऑब्वियस है कि इसकी प्रॉपर स्टडी से आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलता है, डेफिनेटली सर, है ना। तो एक बार आप रोल ऑफ इथिक्स इन यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन, और क्या सोर्सेस आपने फॉलो किए थे, या क्या आपके जहन में था कि मुझे ये फॉलो करना था बट बिकॉज ऑफ लिमिटिंग टाइम आप नहीं कर पाई, और आपको लग रहा ये अच्छा सोर्स था। क्योंकि देखिए ये तो कंफर्म है कि जिस दिन आपके ऑल इंडिया रैंक 1 भी आती है तो आपके दिमाग में होता है कि ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया। बिल्कुल, ये हमेशा होता है जो कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी होते हो तो आप जानते हो कि समय और होता तो हम ये कर लेते, ये कर लेते, ये तो कभी ख़त्म होना नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा आपके जहन में है कि मैं और ये कर ली होती, और जो आपने किया, दोनों बातें मैं चाहूँगा जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर, कमिंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट द रोल ऑफ एथिक्स इन यूपीएससी, आई थिंक सबसे डायरेक्ट तो GS4 जो पूरा एक पेपर ही सिर्फ एथिक्स के बारे में है। और आई थिंक एथिक्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप GS1, GS2 और GS3 देखें, एक पेपर में कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स आते हैं कि GS1 में 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, GS3 में तो इतने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, इकोनॉमी से लेकर इंटरनल सिक्योरिटी। बट GS4 आप देखें तो पूरा पेपर ही सिर्फ एथिक्स को डिवोटेड है, और उसमें भी बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट फ्रॉम बेसिक क्वेश्चंस टू केस स्टडीज़। और केस स्टडीज़ कभी कभी इतनी कॉम्प्लेक्स आती हैं कि आपको वो एग्जाम में समझ के उसको एक्चुअली में लिखना, उसको एनालाइज करना, वो भी आजकल डिफ़िकल्ट होते जा रहा है। तो एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से, नॉट ओनली उसका सिर्फ कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको उसका एसेंस समझना ज़रूरी है। बिकॉज एथिक्स अगर आप अच्छे से पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स था पूरे मेंस के अंदर में एथिक्स पढ़ना। और दूसरा रही बात इन द इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू में वो कहीं ना कहीं आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जज करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कंटेंट दैट यू स्पीक, एंड आई थिंक एथिक्स हेल्प्स यू अ ग्रेट डील इन गिविंग
गुड ओवरऑल लेयर टू योर पर्सनालिटी, क्योंकि आप बहुत सारे फिलोसफिकल स्ट्रीम्स भी पढ़ते हैं एथिक्स में, कि आपने होमर के बारे में पढ़ा, आपने प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा, एपिक्यूरियस के बारे में पढ़ा, तो वो सब आपको एक थोड़ी सी डेप्थ देता है अपनी पर्सनालिटी में, जो आपको पहले नहीं पता होती है, बिकॉज हमारे स्कूल में एथिक्स वगैरह नहीं पढ़ाए जाते हैं इंडिया में। तो उससे आपको एक ऑल टुगेदर नया पर्सपेक्टिव मिलता है टू प्रेजेंट टू द पैनल एज वेल। एंड अगर आप कोई भी कंटेम्प्रेरी अफेयर्स भी जज करते हैं तो वो भी आप एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जज कर सकते हैं, विच अगेन एड्स अ गुड लेयर टू योर पर्सनालिटी। इवन एथिक्स में सिर्फ GS 4 में नहीं यूज करती थी, मैं हर GS 1, 2, 3 इवन essay में मैं यूज करती थी, बिकॉज कभी भी आजकल आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर क्यूरेट कर रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट पॉइंट्स जनरेट करने होते हैं। तो उसमें मैं हमेशा एक पॉइंट ट्राई करती थी टू ऐड फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसमें एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी लाना चाहती थी। तो उसमें भी आपको एथिक्स हेल्प करता है। इनफैक्ट एथिक्स के इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं जो मैं ऐसे में यूज करती थी। और रही बात अबाउट द सोर्स, मेरे लिए मैंने ऑनेस्टली और उनकी क्लासेस बहुत अच्छे से रेफर करी थी। वो एथिक्स को एकदम ऐसा स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में समझाते हैं, विच आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग। एंड उसके अलावा मैंने बहुत टेस्ट लिखे हैं एथिक्स के, क्योंकि एथिक्स में सिर्फ कंटेंट नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में, बिकॉज लंबा पेपर आता है, केस स्टडी 1200 वर्ड्स की आती है, जो आपको पढ़नी भी होती है, समझनी भी होती है और लिखनी भी होती है। तो एक जो चीज आई थिंक एथिक्स में इंपॉर्टेंट होती है इज नॉट जस्ट कंटेंट बट प्रेजेंटेशन, बिकॉज आई यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ ग्राफ्स इवन इन केस स्टडीज, कि अगर मुझे जैसे ऑप्शंस, उसमें आता है एक सवाल कि आप ऑप्शंस दीजिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स बताइए, तो आई यूज्ड टू मेक अ क्विक टेबल जिसमें मैं बस 2-3 वर्ड्स में ऑप्शन लिख देती थी, उसका 1-2 वर्ड में प्रोज, 1-2 वर्ड में कॉन्स, ताकि आप फुल सेंटेंसेस ना यूज करें। और उससे दो चीजें होती है, एक तो आपका टाइम बचता है, दूसरा एग्जामिनर के आईज में आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है आपके आंसर की। तो वो आपको हमेशा 1-1.5-2 नंबर ज्यादा ही मिलता है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट पर्सन। तो ये सब चीजें सीखने की होती हैं जो प्रैक्टिस से आती हैं, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन एथिक्स। मतलब लोगों का पेपर कंप्लीट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है एथिक्स के पेपर में, इवन मोर देन अदर GS पेपर्स। तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हैं एथिक्स में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सुन पा रहे हो कि ये छोटी छोटी बातें, अगर हर क्वेश्चन में आपके 1-1.5 मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ओवरऑल देखिए वो जाके विनिंग एज बनता है जो है। डेफिनेटली। तो इन बातों पे आप गौर फरमाएंगे और स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से फ़ायदा होगा, मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। इथिक्स का इस्तेमाल आपने ऐसे में किया, GS के पेपर्स में किया, और इंटरव्यू तो है ही। हाँ जी, जाहिर सी बात है। तो रोल ऑफ इथिक्स, हम इथिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और आप इसे सिर्फ 250 मार्क्स का पेपर ही ना देखें, आप इसके आप वेरियस एप्लीकेशन को भी ऑब्जर्व करें। एक बच्चों का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है कि सर ये NCERTs क्या क्लास 6 से लेकर 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़नी है, उसे याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में लेंगे। फर्स्ट, आपने NCERT में क्या किया, और अगर आपको और समय मिलता तो एक्स्ट्रा और क्या करती हैं आप। सर जैसे आपने बोला कि स्पेशली जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लगता है कि NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इट इज़। जैसे मुझे याद है 2020-21 में जब मैं कॉलेज में थी तो कोविड का ब्रेक आया हुआ था उस समय, तो मैं घर पे बैठ के NCERTs पढ़ती थी। मैंने 6 to 10th की NCERTs पढ़ी भी, मैंने उससे नोट्स वगैरह भी बनाए। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो जब मैं एक्चुअली प्रिपरेशन में आई फुल टाइम, तब मैंने NCERTs उतनी रेफ़र नहीं करी। 6 to 10 तो बिल्कुल भी नहीं रेफ़र करी, और मैंने करी भी तो बहुत सिलेक्टिवली करी, जैसे 11th and 12th की ज्योग्राफी की NCERT, या फिर 11th and 12th की हिस्ट्री की NCERT बुक 1 एंड बुक 2, नॉट बुक 3 विच इज़ एंशिएंट एंड मिडीवल किया मैंने रेफ़र, क्योंकि उससे 1 वर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा मुझे ऐसा मैंने बहुत खास NCERT का उपयोग नहीं किया अपने फुल टाइम प्रिपरेशन में। बट हाँ, आई थिंक NCERTs उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं एग्जाम देखने के लिए। मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे NCERTs फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने 11th and 12th में पढ़ी हैं NCERTs। तो कहीं ना कहीं आपको एक एज रहता है। बट अगर कोई एकदम ही साइंस या कॉमर्स फील्ड से आ रहा है, उनके लिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स बिल्कुल नए हैं, तो उसमें अ वेरी गुड स्टार्ट इज कवरिंग 9th, 10th, 11th एंड 12th NCERTs। उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आपको ऑल द वे 6th में जाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो आप स्मार्ट रहिए अपने अप्रोच को लेकर, and definitely NCERTs is a good foundation framework if someone is completely new to the field of UPSC। बट उसमें भी मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास में टाइम की प्रॉब्लम है तो आप कुछ पर्टिकुलर NCERTs को रेफर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 11th and 12th की ज्योग्राफी NCERTs, और हिस्ट्री की NCERTs भी अच्छी हैं। बट हिस्ट्री की इवन बेटर है ओल्ड NCERTs जो RS शर्मा की NCERTs हैं, इवन विपिन चंद्रा फॉर मॉडर्न इंडिया आर मच बेटर।
विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी प्रेपरेशन, बिल्कुल। तो वो आप रेफर कर सकते हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा एनसीईआरटीज़ का यूज़ नहीं किया अपने नहीं, प्रिपरेशन में। उसका ये है ना कि आपका बैकग्राउंड था। डेफिनेटली सर। एग्जैक्टली, और बिल्कुल अच्छा बताया आपने, बिल्कुल ऑनेस्ट अप्रोच से बताया आपने कि जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो 6 to 12 न जाके आप 9-10 सिलेक्टिव हो लें और 11-12 को अच्छे से कर लें आप, जी। तो चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो ही जाती हैं। एक बड़ी पॉपुलर बुक है फिजिकल ज्योग्राफी में, सर्टिफिकेट टू फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, वो पढ़ी थी आपने? नहीं सर, नहीं पढ़ी थी आपने? बिकॉज मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था और मैंने एनसीईआरटी अच्छे से करी थी, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी एक जीएस के लिए अलग से किताब पढ़ने की। नहीं, आपको ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी होने से एक स्ट्रॉन्ग और अच्छे जगह से पढ़ाई करी आपने। यस सर। तो आपको उन सोर्सेज के बारे में पता है, और जब आप अच्छी जगह से पढ़ के आते हो तो जो फैकल्टीज होती है दे नो द ऑथेंटिक सोर्सेज। यस सर। कि भाई कहाँ से क्वेश्चंस बनती हैं, लोग क्या रेफर करते हैं, राइट। तो इसका बहुत ही फायदा मिल जाता है जो है। डेफिनेटली सर, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में सविंदर सिंह हम पढ़ते ही हैं इस कॉलेज में भी, तो वो मैंने अपने यूपीएससी में भी थोड़ा बहुत यूज किया था। इवन सुदीप्ता अधिकारी हैं, माजिद हुसैन हैं, जीसी खुल्लर की बुक हैं, वो भी मैंने यूज करी थी। वो मुझे पता थी मेरे ग्रेजुएशन के टाइम से, और वो भी मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, तो मुझे बहुत डिटेल में इनडेप्थ नहीं पढ़नी पड़ी, मैंने उसको भी सेलेक्टिवली यूज़ किया। तो आई थिंक वो डेफिनेटली हेल्प करता है अगर आप, मतलब मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट और वो इसीलिए था क्योंकि मुझे पता था मेरे को अपना ऑप्शनल ज्योग्राफी लेना है, तो इसीलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन भी उसी वे में यूज़ किया, अपने ऑप्शनल में भी थोड़ा बहुत। जैसे भी ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात हो रही है, तो बहुत से स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को कई पार्ट में लूँगा आपसे। एक तो आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके लिए ऑप्शन सुटेबल है? अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, या मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आ रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आपकी क्या सुझाव है? तो आप तो चलो इस बैकग्राउंड से थी, तो आपके लिए बहुत कंफर्टेबल था, तो आपके सिलेबस को देख रही हैं आप, एग्ज़ाम निकाला है आपने, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि किन किन बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल होगा ये? सर डेफिनेटली जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है वो तो ले ही सकते हैं ज्योग्राफी, मुझे लगता है। उसके अलावा साइंस बैकग्राउंड के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। कॉमर्स के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जैसे साइंस वालों को अगर कम्प्लीटली साइंस ऑप्शनल्स नहीं लेना है या इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स नहीं लेने हैं, तो ज्योग्राफी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, बिकॉज एक तो ये आपके जीएस के साथ बहुत ओवरलैप करता है, और सेकेंडली जो पेपर 1 है वो बहुत ही टेक्निकल और साइंटिफिक है, तो उसमें जो उनका एक इंजीनियर्स और एक साइंटिफिक लोगों का जो एक जनरल एप्टीट्यूड होता है, वो मुझे लगता है ज्योग्राफी में बहुत यूज आ सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वो आपको जीएस के साथ भी कनेक्ट करता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बिकॉज ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट। इफ यू सी द सिलेबस, यू आर टचिंग a lot of other subjects. You're touching economy, polity, science and tech, even आपका मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला पार्ट है वो भी कवर होता है। तो ज्योग्राफी मेरे को लगता है साइंस बैकग्राउंड के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इट्स लाइक अ मिडिल ग्राउंड बिटवीन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। बिल्कुल, तो वो आई फील लाइक इज अ गुड ऑप्शन फॉर पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। तो जितने इंजीनियर्स देख रहे हैं या जो साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आप कोई हिच न करें। और रही बात जो आपकी क्वेरीज मेरे पास आई कि रिगार्डिंग सिलेबस, हम उस पर आएंगे भी, तो स्टेप 1 इज़ आप आराम से इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि रितिका ने अभी बताया आपको कि ये आपके जीएस में बहुत सारे पेपर्स में हेल्प कर रहा है। हम आएंगे हेल्प कैसे कर रहा है, कैसे आपको ऐसे में भी हेल्प करेगा ये, और कैसे आपके बाकी पेपर्स में हेल्प करेगा जीएस 1 में, जीएस 3 में, तो हम इस पे आएंगे, अभी 1 बाय 1 आएंगे इस पर। तो आप बिल्कुल हिच ना करें, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के तो ले सकते हैं आप। जाहिर सी बात है, अगर आप सब्जेक्ट पे काम करेंगे तो मार्क्स आएंगे प्रॉपर, और अगर हम आंसर जनरलाइज लिखेंगे, हम अगर उसमें हम इनोवेशंस नहीं लाएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ये हर ऑप्शनल पे उतना ही लागू है। तो आप कैसे अपने आंसर को थोड़ा इनोवेटिव बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा बताया आपने, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। सेम हियर सर। तो अगर हम सिलेबस पे जाएं कि एक बच्चे देखते हैं इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो क्या पेपर 1 पेपर 2 में कुछ लिंकिंग है, और क्या इन ऑप्शनल के पेपर का जीएस के पेपर्स में कहाँ का लिंक है, ताकि बच्चों को मालूम चल जाए, बहुत क्लैरिटी उनको हो कि जो उन्हें बड़ा दिख रहा है
वो एक बार प्रिपेयर करेंगे तो वो कहाँ कहाँ यूज़फुल होगा, राइट, है ना। तो प्लीज़ बताएं। सर अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे वो एक दूसरे के मिरर रिफ्लेक्शंस हैं। पेपर 1 में बस आप उसको एक वर्ल्ड और एक जनरल लेवल पे पढ़ रहे हैं और पेपर 2 में आप उसको एक इंडिया स्पेसिफिक लेवल पे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं मतलब जब पेपर 1 का पार्ट बी करती थी विच इज़ ह्यूमन जोग्राफी और पेपर 2 का पार्ट बी करती थी विच इज़ ह्यूमन जोग्राफी, एग्जैक्टली सेम टॉपिक्स हैं जैसे पॉपुलेशन या अर्बन या रिसोर्सेज, तो वो मैं एक ही साथ पढ़ती थी कि मैंने अगर पॉपुलेशन पेपर 1 से पढ़ा है तो फिर मैं पॉपुलेशन पेपर 2 का भी उसी के लिंकेज में पढ़ती थी। बिकॉज जब आप आंसर भी लिखेंगे ना तो आप एक दूसरे को उसको लिंक करके ही लिखेंगे। जैसे आपने बोला कि आंसर जनरलाइज नहीं लिखना चाहिए, तो पेपर 2 में स्पेशली अगर किसी ने PYQs देखे हैं तो वो बता सकते हैं पेपर 2 के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने जनरल क्वेश्चंस आते हैं, वो उसमें और GS के क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि फ्लड्स पे क्वेश्चन है या एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन है, तो उसका आप एक ऑप्शनल का आंसर कैसे बनाते हैं पेपर 1 के साथ लिंक कर कर। बिल्कुल। और अगर आपने पेपर 1 और पेपर 2 को ऐसा वाटर टाइट पढ़ा है तो कभी आप वो लिंकेज बना नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा पेपर 2 के स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी के कंपोनेंट्स जो थे उनको हमेशा पेपर 2 के साथ ही पढ़ती थी। वो मैंने अपने नोट्स ही उस तरह से बना रखे थे कि जैसे ही कोई सवाल आएगा, अगर मुझे अर्बन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पे कोई सवाल लिखना है तो मैं उसमें क्रिस्टॉलर वहीं पे लिख देती थी। मैं वहीं पर उसमें अगर मेरे को एग्रीकल्चर पे कोई सवाल आ रहा है तो मैं वॉन थ्यूनन वहीं पे ऐड कर देती थी, बिकॉज मैंने एक ही साथ उसको कंटिन्यूटी में पढ़ा है। इट्स लॉजिकल ऑल्सो इफ यू सी दैट। बिल्कुल। तो वो आपको बेहतर ही नहीं समझ आएगा बट उससे आप एक बेटर आंसर भी लिख पाएंगे विच इज़ अ वेरी ऑप्शनल ओरिएंटेड आंसर एंड इट विल शो योर नॉलेज एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू द एग्जामिनर एज वेल, बिकॉज दैट इज वेर यू आर कनेक्टिंग द टू पेपर्स एंड द एग्जामिनर विल गेट टू नो दैट आपने एक्चुअली में पढ़ा है। और अगर आप देखें आजकल तो डायरेक्ट थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं बट वो सिलेबस का पार्ट है, तो हाउ विल यू शो द एग्जामिनर? यू विल शो बाय जस्ट मेंशनिंग कि ओके मैंने मिडाल की थ्योरी पढ़ी है, मैंने ब्रैकेट में एक पॉइंट में लिख दिया कि मैं कुछ अगर रीजनल प्लानिंग या डेवलपमेंट पे लिख रही हूँ तो मैंने जितनी डिफरेंट थ्योरीज पेपर 1 में पढ़ी आई कैन यूज देम इन पेपर 2 एंड गिव अ मच बेटर आंसर एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट पर्सन। और ऐसे ही मार्क्स भी आएंगे आपके। इनफैक्ट मैं पेपर 1 में भी जब लिखती थी तो आई यूज टू ड्रॉ इंडिया स्पेसिफिक मैप्स जो मैंने पेपर 2 से पढ़े हैं, बट दैट्स अ गुड एग्जाम्पल एंड अ ग्रेट मैप एडिशन टू माई आंसर एंड दैट इज हाउ ऑल्सो यू जनरेट कॉन्टेंट। आपको एक किताब में ये सब नहीं मिलेगा, आपको ये लिंकेजेस और कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे और ऐसे ही आप बहुत स्कोरिंग मार्क्स ला सकते हैं ऑप्शनल में। और इनफैक्ट जब आप एक साथ दो चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सिलेबस कितनी जल्दी कवर हो गया एक्चुअली। एग्जैक्टली, हाँ। बिकॉज वो अलग लिखा हुआ है बट वो है एक ही चीज़। तो वो है। और रही बात कि वो दूसरे GS पेपर्स में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर किसी ने ज्योग्राफी ऑप्शनल अच्छे से पढ़ा है वो उसको ऐसे से लेकर एथिक्स में कहीं भी यूज़ कर सकता है। अगर मैं GS 1 से स्टार्ट करूं तो GS 1 में सोसाइटी और ज्योग्राफी तो डायरेक्टली आपने पढ़ाई है अपने ऑप्शनल में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। GS 2 में हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं जो IR में आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं जियोपॉलिटिक्स के सवाल लिखने के टाइम पर। पेपर 3 में तो इतने सारे टॉपिक्स पे टच होता है, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब हम ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं पढ़ते ही हैं। रीजनलिज्म, फेडरलिज्म, ऑल ऑफ दिस वी स्टडी। अब रही बात ऐसे और एथिक्स की, इसमें आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने ऑप्शनल की नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं जब भी अपना ऐसे स्टार्ट करती थी, आजकल इतने फिलोसफिकल टॉपिक्स आते हैं ऐसे में, तो मैं हमेशा किसी ना किसी जो मैंने ज्योग्राफर या फिलोसोफर का नाम पढ़ा है एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में, उसके लाइफ स्टोरी से मैं कुछ ना कुछ स्टार्ट करती थी और फिर मैं उसको टॉपिक से कनेक्ट कर देती थी कि मैंने इवन अपना जो मैंने मेंस में ऐसे लिखा था, आई रिमेंबर आई स्टार्टेड इट विद द एग्जांपल ऑफ सोक्रेटिस, या फिर जिन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी मैंने उनका नाम यूज़ किया। तो ऐसे में आप बहुत एक दिखा सकते हैं कि आप एक वेल रेड पर्सन है एग्जामिनर को, बिल्कुल, जबकि आपने वो अपने ऑप्शनल में ही पढ़ा है। सिमिलरली एथिक्स में भी जैसे मुझे याद है मैंने एक सवाल में कहीं पे सवाल था अबाउट ओपन माइंडेडनेस कि आप कैसे डिबेट और डिस्कशन से अपना इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैंने उसमें एग्जांपल दिया था हार्टशॉन और शेफर का, जो उन्होंने एरियल ज्योग्राफी और रीजनल डिफरेंशिएशन पर जो डिबेट करी थी कि कैसे उन्होंने अपने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट से लाकर एक प्लेटफॉर्म पे दे डिबेटेड इट आउट या वट एवर। तो मतलब it's up to you how you're using your optional knowledge, but I think it's important to have that knowledge in your pocket to even actually apply it in the exam. अगर आपको पता ही नहीं है तो आप लिखेंगे कैसे। और एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल हेल्प कर सकता है कि जैसे GS 1 में स्पेशली आजकल कभी कभी थोड़े अननोन टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे 24 में पेपर में आया था अबाउट डेमोग्राफिक विंटर एंड ट्विस्टर्स।
तो कहीं ना कहीं मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल से थी, तो मेरे पास शायद उसके बारे में थोड़ा लिखने के लिए ज्यादा था एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट पर्सन। बिल्कुल। और वो क्वेश्चंस आपको एक्चुअली में एज दिलाते हैं, बिकॉज जो क्वेश्चंस इजी है उसमें तो सब अच्छा लिख ही पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अगर उस क्वेश्चन में किसी को 2 नंबर मिल रहे हैं और आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ओवरऑल आपके मार्क्स में। तो ऑप्शनल कहीं ना कहीं आपको इतना कंसेप्चुअल और नॉलेज डेप्थ दे देता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर। तो इवन दो जो सिलेबस है वो सीमिंगली वास्ट है, बट वो देखा जाए तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और लॉजिकली फ्लोइंग है अपने आप में ही। और बहुत सारे कनेक्ट आप बना सकते हैं जीएस पेपर्स के साथ। इवन मुझे ऑप्शनल की नॉलेज मेरे इंटरव्यू में भी बहुत काम आई थी, बिकॉज जैसे मैंने अपने मैं गुड़गांव से हूँ, तो मैंने अपने ऑप्शनल की नॉलेज से जो अर्बन ज्योग्राफी ऑफ गुड़गांव है, क्योंकि मुझे पता था इस पे सवाल आ सकता है, तो मैंने उसको यूज़ करके बताया था। और कार्बन सिंक्स पे सवाल आया था, तो वो भी मैंने उससे यूज़ करके बताया था। इवन लेबर इकोनॉमी मुझे सवाल आया था, तो कहीं ना कहीं मैंने लेबर रिलेशंस पढ़े अपने ऑप्शनल में, तो आई कुड गिव अ बेटर आंसर। तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हो कि पेपर 1 और पेपर 2 की लिंकिंग सिलेबस श्रिंक कर गया, प्लस एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द ऑप्शनल पेपर ऑफ ज्योग्राफी टू पेपर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, और इन्होंने तो इथिक्स और ऐसे में भी इस्तेमाल किया है, और बात इंटरव्यू तक गई है। तो ये बिल्कुल ना सोचें आप कि सिलेबस इज़ वास्ट। चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से, जैसा कि रितिका बता रही हैं, आप करोगे तो आप रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा बताया आपने जो। तो अगर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स अगर हम टॉपिक वाइज आप बताना चाहें, तो जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी में क्या लिया आपने, या बाकी टॉपिक्स में क्या क्या बुक्स लिया आपने, जो बहुत स्टैंडर्ड लिमिटेड, हम सोर्सेज को लिमिटेड करते हैं, राइट। तो मिनिमम क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर पेपर 1 में मैंने पार्ट ए के लिए तो ऑनेस्टली कोई बहुत ज़्यादा बुक नहीं रेफर करी। मे बी सविंदर सिंह मैंने किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को समझने के लिए यूज़ कर लिया, जिसमें मुझे थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में प्रॉब्लम थी, तो उसमें अदरवाइज मैंने अपने क्लास नोट्स यूज़ करे थे मेनली। नहीं, चूंकि तो आप बैकग्राउंड से आती हैं आप, हाँ जी। तो मतलब वो जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है और उसने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, तो अगर हम उस बात को लेकर चलें। ठीक है सर, तो फिर आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सविंदर सिंह की बुक्स यूज़ कर सकते हैं। दे आर गुड। उसमें सिंपल भाषा में अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में चीज़ें दी हुई हैं, थोड़ी सी बल्कि हैं, बट आप अगर स्मार्ट और सेलेक्टिव रीडिंग करेंगे तो वो भी कवर की जा सकती हैं। फिर पार्ट बी की अगर मैं बारे में बात करूँ तो माजिद हुसैन की इकोनॉमिक ज्योग्राफी की किताब आती है ब्लू कलर की, तो वो आप देख सकते हैं फॉर दैट। इवन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन की उसी बुक में इंक्लूडेड है कहीं ना कहीं, मोर्टेलिटी, फर्टिलिटी, वो मैंने उसके लिए रेफर किया था। एग्जाम्पल्स अच्छे हैं उस बुक के अंदर में। उसके अलावा जो थ्योरीज वगैरह के लिए आता है उसमें यूट्यूब और गूगल इज सेल्फ सफिशिएंट, उसमें आपको अच्छे एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग, तो वो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं पेपर 2 पे आऊँ तो फॉर पार्ट ए विच इज अगेन फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके लिए मैंने खुल्लड़ प्लस माजिद हुसैन कंबाइंड यूज करी थी। आई थिंक खुल्लड़ फॉर फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया इज फिनोमिनल। थोड़ी भारी बुक है बट अगेन बहुत अच्छी किताब है वो। उसमें मतलब एकदम फिर आपको कहीं और देखने की ही जरूरत नहीं है। और सेम मैंने माजिद हुसैन यूज करी थी फॉर ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया विच इज पार्ट बी ऑफ पेपर 2। वो मुझे लगता है उसमें थोड़ा बेटर दिया हुआ है। बाकी मतलब हैविंग रेड दैट मैं ये बोल सकती हूँ कि जो पेपर 2 का पार्ट बी है विच इज ह्यूमन ज्योग्राफी, वो किसी भी बुक से एक एग्जॉस्टिव नहीं है, कवरेज नहीं हो सकता उसका, बिकॉज वो इतना डायनामिक है। तो उसमें आप एक बेसिक लेवल प्रिपेयर कर सकते हैं, एक बेसिक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं हर चीज के, बट उसमें मुझे लगता है करंट अफेयर्स और आपकी जनरल कंटेम्प्रेरी अवेयरनेस भी बहुत काम आती है फाइनली एक अच्छा आंसर लिखने के लिए। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज अ बेसिक बुक लिस्ट विच पीपल कैन रेफर टू। बहुत ही, जितनी रिसोर्सेज लिमिटेड हो और उनकी रिपोर्टेशन प्रॉपर हो, रिवीजन प्रॉपर हो, तो इस बात पे हम आने वाले हैं कि इस पूरे जर्नी में रिवीजन का क्या रोल है। हाँ जी सर, आई थिंक जो मैंने गलती करी थी 2023 में वो ये, और वो गलती भी नहीं थी, मेरे पास एक्चुअली समय ही नहीं था। जैसे मार्च 2023 में मेरी कोचिंग खत्म हुई थी और मई 2023 में प्रीलिम्स का एग्जाम था, तो मेरे पास 2 ही महीने थे ले देकर, और उसमें मैं जितना पढ़ पाई मैं पढ़ पाई, बट एक्चुअली में मेरा रिविजन ही ठीक से नहीं हुआ था। और 2024 में मैंने यही करेक्ट करने की कोशिश करी कि मेरे पास में हर चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो मैं कम से कम ऐसे वे में कर सकूं कि मैं उसको 5-6 बार एटलीस्ट रिवाइज कर सकूं। तो मैं फिर शॉर्ट नोट्स बनाने लग गई खुद के,
और शॉर्ट नोट्स मैंने बहुत कन्वेंशनल सेंस में नहीं बनाए थे, मैंने कभी उन चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए जो मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि एक बार जो चीज़ आप समझ लेते हो फिर वो गलत नहीं करते हो। मैं शॉर्ट नोट्स उन चीज़ के बनाती थी जो फैक्चुअल चीज़ें होती थी, जो मुझे पता है इंपॉर्टेंट हैं। कैसे पता है? PYQs से और सिलेबस से, और मुझे पता है कि मैं भूल सकती हूँ। तो सिमिलरली मैंने पॉलिटी में उन चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बनाने लगी। इकोनॉमी में जैसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, पेमेंट बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, दिस दैट, बहुत तरह की उसमें अलग अलग डिटेल्स और टेक्निकलिटीज़ होती है, तो उन चीज़ों के मैं शॉर्ट नोट्स बनाने लगी। सिमिलरली इवन ऑप्शनल में मैंने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, बिकॉज कोई भी आप रिसोर्स यूज़ करो वो एंड ऑफ द डे बहुत बल्की हो जाता है, जिससे आप रिवाइज नहीं कर पाते हो ठीक से। तो फिर मैंने उसके भी अपने, जैसे अगर मेरा जियोमॉर्फोलॉजी है तो मैंने ट्राई किया कि मैं पूरे जियोमॉर्फोलॉजी को 30 पेजेस में ले आऊँ, पूरे सिलेबस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी को, ताकि मैं उसको 1000 बार रिवाइज कर सकूं। एटलीस्ट उसके टेक्निकल जार्गन्स मेरे फिंगर टिप्स पे रहे, क्योंकि उसी से नंबर मिलते हैं एट द एंड ऑफ द डे फिजिकल ज्योग्राफी में। तो आई थिंक रिविजन हमेशा शॉर्ट नोट्स से मेरे को लगता है बेटर होता है, क्योंकि वो इजीली यूजेबल होते हैं। और मैंने जो अपने शॉर्ट नोट्स भी थे वो मैंने बहुत डायनामिक रखती थी। मैं जब भी मैं कुछ नया पढ़ती थी तो मैं उसमें ऐड कर देती थी। जब मैं मॉक टेस्ट देने के बाद उसके सॉल्यूशंस पढ़ती थी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, और जो चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है मैं उसको ऐड कर देती थी। तो ओवर टाइम क्या हुआ, साल भर के पीरियड में वो 20 से अपने आप 25-30 पेजेस हो गए, बट वो कॉम्प्रिहेंसिव होते गए। उसमें ऐसी चीज़ें आती गई जो एक मे बी एक एवरेज उस एस्पिरेंट को ना पता हो, आपको शायद 2 चीज़ें 4 चीज़ें उनसे ज़्यादा पता हो। और जितनी बार आप उसको रिवाइज करते हो उतनी आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, उतनी आपकी फैक्ट्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। और आई थिंक फाइनली जो मेरे प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर हुआ वो मुझे लगता है उसी वजह से हुआ, क्योंकि मेरा स्टैटिक उससे बहुत स्ट्रॉन्ग होते चला गया। इस पूरी कन्वर्सेशन को ध्यान सुनिएगा आप, और बहुत काम की बातें आप बता रही हैं आप। शॉर्ट नोट्स जो आप माइक्रो नोट्स अपने बनाते हो, और ये बहुत पॉइंट मार्क करने की है कि जो चीज़ आपको याद है, जो समझ चुके हो आप, बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो क्या करते हैं कि अपने मेन नोट्स को लेकर कॉपी करते हैं। और जब कॉपी करेंगे तो लाल नीला पीला मल्टी कलर यूज़ करेंगे, टाइम ख़राब करेंगे। ठीक, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, विजिबिलिटी प्रॉपर हो, आपको समझ में आए, तो आप ये ध्यान रखें कि जो चीज़ आप समझ चुके हैं, जो चीज़ आपको याद हो चुकी है और आपको लग रहा है कि इसकी भूलने की संभावना कम है, तो उसे आप अपने मेन नोट से रिवाइज करें। और जितना कॉम्पैक्ट क्रिस्प रखेंगे आप अपने शॉर्ट नोट्स को, अपने माइक्रो नोट्स को, अपने रिवीजन नोट्स को जो बोलते हैं आप, उतना ही आपके लिए बेहतर है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस। रिवीजन में बार बार क्लास में बोलता हूँ, रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस फॉर योर एग्जामिनेशन। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप स्वामी विवेकानंद नहीं हो। अगर हम लोगों को कुछ चीज़ याद है तो इसका एक ही कारण है, रिवीजन। क्योंकि हम क्लास में पिछले 19 वर्षों से पढ़ा के वो हमारा रिवीजन हो रहा है, और आप जब डाउट्स पूछते हैं हम उसका आंसर करते हैं, वो भी हमारा रिवीजन हो रहा है। तो हम भी रिवीजन करते हैं एक अलग फॉर्मेट में, और चूंकि आपको एग्ज़ाम देना है तो आप रिवीजन करोगे एक अलग फॉर्मेट में। और आप ये बहुत अच्छा बताया आपने कि PYQs से या जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ से जो पॉइंट्स मिले वो भी आप ऐड करोगे। दैट मीन्स योर नोट्स इज गोइंग टू बी डायनेमिक एज वेल। डेफिनेटली बहुत अच्छा बताया रही आप। क्योंकि बल्कि नोट्स या जो हमारे मैक्रो नोट्स होते हैं उसमें डायनेमिसिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि वो एक कोर स्टैटिक होता है। बिल्कुल। तो अपने शॉर्ट नोट्स को बहुत डायनामिक रखिए, बहुत फ्लेक्सिबल रखिए, अपने हिसाब से आप उसमें जोड़ तोड़ कर सकते हैं। इवन मैं कहूँगी लैंग्वेज भी आप अपने जो आपको समझ आए आप उस वे में यूज़ करिए। आपको पूरे सेंटेंसेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट नोट्स, अब्रीविएशंस यूज़ कर सकते हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स क्विक रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट नोट्स बहुत ही पर्सनल और कस्टमाइज्ड होने चाहिए। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ वो मार्केट में शॉर्ट नोट्स ढूंढते रहते हैं, बट आई थिंक वो सही अप्रोच नहीं है। शॉर्ट नोट्स अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं, और आप ही को सिर्फ सेंस बनाने चाहिए आपके शॉर्ट नोट्स। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट पर्सन विल अंडरस्टैंड दैट। आई थिंक दैट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अ गुड शॉर्ट नोट, कि अगर वो सिर्फ आप ही को समझ आ रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप अपने जो आप भूलते हो, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया, जो भूलता है आप उसको बनाओगे। डेफिनेटली सर। अब वो दूसरे पर्सन के लिए वेरी करता है कि वो क्या भूलता है। बिकॉज हर पर्सन का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, कुछ वीक पॉइंट्स, कुछ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द सिलेबस, कुछ वीक पार्ट ऑफ द सिलेबस होगा, तो वो वेरी करेगा वो। राइट। जैसे ज्योग्राफी मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मुझे कभी ज्योग्राफी की मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। मेरे को जब पढ़ना होता था मैं एनसीईआरटी की दोबारा पढ़ लेती थी। बट किसी के लिए ज्योग्राफी डिफिकल्ट हो सकती है तो वो उसके शॉर्ट नोट बना सकते हैं। मेरे लिए पॉलिटी इकोनॉमी डिफिकल्ट थी तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। तो सबके लिए आई थिंक वो वेरी करना चाहिए, और आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। बिल्कुल। एक बहुत बड़ा चैलेंज है
वास्ट सिलेबस, ऑप्शनल, जीएस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टाइम मैनेजमेंट, तो क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी कि प्रॉपर कम समय में आपने एग्ज़ाम क्रैक किया विद गुड रैंक? तो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने ये? सर सब मतलब इस पूरे प्रेपरेशन में बहुत लंबी प्रेपरेशन रहती है, 1 साल की पढ़ाई और 1 साल का एग्ज़ाम मिनिमम, 2 साल तो किसी भी एस्पिरेंट को इस एग्ज़ाम को देने ही पड़ते हैं। तो हर स्टेज की अपनी प्रायोरिटी होती है। मैं कुछ लाइक देखती हूँ कि वो अभी नए नए इस प्रिपरेशन में आए हैं एंड दे आर रनिंग आफ्टर इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ कैंडिडेट्स, जो मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत सही अप्रोच है, उसमें आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वो अभी आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है। तो हर जैसे अगर मैं एक डे टू डे का अपना शेड्यूल बताऊं, और वो भी 2 पार्ट्स में था। जब मैं फाउंडेशन कोचिंग कर रही थी तब मेरा अलग रूटीन था, जब मैं नहीं कर रही थी तब मेरा अलग रूटीन था। तो अगर आप किसी ने फाउंडेशन ज्वाइन कर रहा है या वो क्लासेस कर रहे हैं तो आई फील लाइक आप अपनी क्लासेस मिस ना करें, आप अपने क्लासेस को बहुत अच्छे से करें, बिकॉज जब आपकी क्लास चलती है तो आपका ऑटोमेटिकली शेड्यूल बन जाता है कि हाँ मेरी 3 से 5 क्लास हैं, फिर ये क्लास है, फिर वो क्लास है। और कुछ लोग उसके चक्कर में उनको लगता है कि मैं सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रही हूँ, तो वो क्लासेस मिस करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि हम रिकॉर्डेड में देख लेंगे, बट आई थिंक वो काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर यहाँ पे कोई क्लास ले रहे हैं, कोई फाउंडेशन कोचिंग कर रहे हैं, कोई ऑप्शनल की कोई जो भी क्लास आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, उसको हो सकता है तो लाइव अटेंड करिए या ऑफलाइन अटेंड करिए वेरेवर पॉसिबल, बट ये ट्राई करिए कि उस दिन में आपने जितनी भी क्लासेस लिए हैं, चाहे 2 या 3 या 1, उसमें जो पढ़ाया है उसको आप उसी दिन रिवाइज एक बार एटलीस्ट कर लें। एग्जैक्टली यही हम बोलते हैं बच्चों से कि उस दिन अगर आपने उसको एक बार ही आपने उसको क्लास में पढ़ लिया, एक बार ही आप उसने अपने आप से पढ़ लिया, उससे आपको 2 चीज़ें होंगी। एक तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली क्लास में कितना समझ आया है, और दूसरा को ये पता चलेगा कि अब आपको इसमें डाउट्स क्या हैं, और अगले दिन आप अपने टीचर से वो पूछ सकते हैं, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो वो उसी टाइम आपके दिमाग में वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बन गई है। कुछ लोग ये होता है कि वो नोट्स आज बना लेते हैं, उसको पढ़ते 1 महीने बाद है, तो आप एक्चुअली में भूल ही चुके हैं कि वो क्या पढ़ाया था, क्या उसका कंटेक्स्ट था। तो best schedule for people who are going to foundation or any classes is that complete the classes and try to revise whatever has been taught in the class that day itself, और विद इन उस वीक या उस मंथ में जैसे भी आपको टाइम मिले उस पर्टिकुलर चीज़ का एक रिसोर्स और पढ़ लीजिए, ताकि आपको गैप्स कवर हो जाएं और आपको ये भी पता चल जाए कि अब आपको इस टॉपिक में एक डिसेंट क्लैरिटी है। तो वो आप कर सकते हैं अगर आप कोचिंग कर रहे हैं। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आई थिंक उनके लिए स्टार्ट योर डे विद न्यूज़पेपर, और जो इवन फाउंडेशन कर रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगी कि अपना दिन में 1-1.5 घंटा तो न्यूज़पेपर को ज़रूर दें। न्यूज़पेपर से स्टार्ट करती थी मैं, उसके बाद में मैं अपना जीएस पढ़ती थी मॉर्निंग स्लॉट में, और मैंने ऐसे बहुत फिक्स टाइम स्लॉट्स नहीं बना रखे थे कि 2 घंटे का स्लॉट या 3 घंटे का स्लॉट, मतलब सुबह 8:30 से दोपहर में 2:30 तक मेरे पढ़ने का ही स्लॉट था। उसमें मैं 10-5 मिनट इधर उधर ब्रेक ले लिया, ब्रेकफास्ट दिस एंड दैट, बट आई वॉज नॉट वेरी लाइक मेरे से वैसे पढ़ाई नहीं होती थी। तो सुबह मैंने न्यूज़पेपर से स्टार्ट किया, फिर मैंने 4-5-6 घंटे जितना टाइम है वो जीएस को दिया, जो भी मैं सब्जेक्ट उस दिन पढ़ रही हूँ। आई ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 पैरेलल जीएस सब्जेक्ट्स टुगेदर, कि अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो उसके साथ मैं एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ, कि वो उसमें आपस में इंटरकनेक्टिंग लिंकेजेस होते हैं। फिर शाम के स्लॉट को मैं स्टार्ट करती थी विद सम डेली करंट अफेयर्स जो वेबसाइट्स वगैरह पे अपलोड होती हैं, और उसके बाद मैं वो 4-5 घंटे का स्लॉट देती थी अपने ऑप्शनल को, कि मुझे शाम को 5 से रात में 9 बजे तक अपना ऑप्शनल पढ़ना है। फिर 1-1.5 घंटे का डिनर का ब्रेक, और 10 से 10:30 से 12:30-1 तक CSAT, क्योंकि CSAT भी मेरा वीक था तो मुझे उसमें टाइम देने की ज़रूरत थी। तो मैंने ऑलमोस्ट 10-11 महीने यही शेड्यूल फॉलो करा। और ऑब्वियसली जब एग्ज़ाम पास आने लगता है कि अब प्रीलिम्स आ रहा है या मेंस आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका शेड्यूल वेरी करेगा, उसमें आपको शायद नंबर ऑफ़ आवर्स भी ज़्यादा पुट इन करने पड़े उन पर्टिकुलर डेज़ में। करंट अफेयर्स के लिए अलग से में भी आपको, अगर जैसे प्रीलिम्स आ रहा है तो अगर आप कोई कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं तो उसको भी आपको 1-2 घंटे देने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट वगैरह को आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वो आप वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज ऑफ द साइकिल यू आर एट। जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 3 महीने होते हैं उसमें आप कोई शेड्यूल मत फॉलो करिए, बस आपका एवरी वेकिंग मिनट शुड बी डेडिकेटेड टू योर स्टडीज़, बिकॉज अब तो और भी टाइम कम हो गया, और वो टाइम सबसे गोल्डन टाइम होता है। उसमें अगर कोई लैक्स है तो फिर उसका मेंस बहुत मुश्किल है क्लियर होना। तो वो 3 महीने आपको एकदम एकजुट होकर पढ़ाई करनी है, जितना आप पढ़ सकते हैं 12-14 घंटे आई वुड सजेस्ट करिए उस समय तो पॉसिबल हो तो। और उसके बाद में इंटरव्यू का अलग सबका स्टेज साइकिल होता है। जैसे मेरा इंटरव्यू बहुत जल्दी आ गया था, 14 जनवरी को ही था मेरा इंटरव्यू, तो मेरे पास में कुछ 3 हफ्ते थे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो वो 3 हफ्ते मैंने मतलब एकदम 3 न्यूज़पेपर दिन के मैं पढ़ रही थी, करंट अफेयर्स पढ़ रही थी,
अपने डैफ को प्रिपेयर कर रही थी, 14 मॉक इंटरव्यूज़ दिए मैंने उन 3 हफ्तों के पीरियड में। तो वो उस समय मेरा कोई ऐसा साइकिल नहीं था, मतलब मैं अगेन एवरी वेकिंग मिनट ऑफ माई डे वॉज डिवोटेड टू दैट। इवन जब मेरे को याद है मैं सोती थी तभी मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा दिमाग ब्रेनस्टॉर्म ही कर रहा है क्वेश्चंस को। तो वो आपको खुद से आ जाएगा, मतलब जब आपको पता है ना कि वो टाइम क्रंच है तो वो फिर आपको मैटर भी नहीं करेंगी चीज़ें। बट एक एवरेज में जो मैंने बताया कि वो आप स्ट्रैटेजी टाइम मैनेजमेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। बट हाँ, हैविंग सेड दैट मैंने एक जनरल रिमाइंडर में दे सकती हूँ कि नॉट एवरी डे इज द सेम। हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं रहेगी, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज बहुत लंबा साइकिल है, 1.5 साल 2 साल आपको पढ़ाई करनी है, कुछ लोग और भी ज़्यादा 4-5 साल पढ़ाई करते हैं इस एग्जाम के लिए। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हर दिन आपकी प्रोडक्टिविटी सेम नहीं हो सकती है, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके बहुत फ्रीक्वेंट ही वो प्रॉब्लम आ रही है, देन देयर इज सम फंडामेंटल इंटरनल प्रॉब्लम विद व्हाई यू वांट टू डू दिस एग्जाम, देन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट अगर कोई इस एग्जाम के लिए पढ़ रहा है और हफ्ते में एक दिन आपका उतना अच्छा नहीं जा रहा है, या 10 दिन में एक दिन आपको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल ऑल्सो। वो मतलब मुझे लगता है लोग उस चीज़ को लेकर परेशान होते रहते हैं, बट वो इतनी परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। तो वही मैं कहना चाहूँगी सर। बहुत अच्छा बताया आपने, और पूरा शेड्यूल बता दें कि कैसे कैसे उन्होंने फॉलो किया जो है ना। और जब आप प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन करते हो तो आपका एक इतना अच्छा लेवल हो जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए आप काफ़ी कुछ प्रिपेयर रहते हो। हाँ, प्रिपेयर रहते हो, और जिनके पास में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है वो और अच्छे से स्पेस्ड वे में अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। मुझे तो ऑलमोस्ट मिशन मोड में यूपी मतलब इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ी थी, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। आई थिंक 20 दिसंबर को डेट आई थी और 14 जनवरी को मेरा इंटरव्यू था। कितने मार्क्स से इंटरव्यू आपके? 188। थोड़े और इम्प्रूव हो जाते तो बस, मतलब अब ऑनेस्टली इसमें मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर सकती। हाँ, सही है। क्योंकि अब एक बोर्ड ने मुझे 200 क्यों नहीं दिए उस दिन और 188 क्यों दिए, वो मेरे को नहीं लगता मेरी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। अगर मेरे मार्क्स 160 170 के आसपास होते तब मैं सोचती कि अब मेरी परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई थी। Exactly, हाँ। अब 188 और 200 में आई थिंक बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वो बोर्ड के मूड पर भी उस दिन डिपेंड करता है कि आ चीज़ उन्हें सही लग रही है नहीं लग रही है। बट अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर पा रही हो तो हाँ जी, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए और किन का बोर्ड था? मेरा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, एंड आई थिंक आई वाज द 4th पर्सन टू गो इन द मॉर्निंग स्लॉट। एंड मैंने बताया मेरा इंटरव्यू जनवरी में था, तो जो मेरे जाते ही इंटरव्यू मतलब चेयरमैन के साथ डिस्कशन हुआ, वो उस समय 90 आवर वर्क वीक वाला इशू बहुत चल रहा था जो LNT के चेयरमैन की वजह से। हाँ। तो चेयरमैन सर के साथ मेरा उसी पे डिस्कशन हुआ। उन्होंने मुझसे फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे कि गवर्नमेंट सर्विस में और प्राइवेट सेक्टर में पे डिस्पैरिटी बहुत है, और कहीं ना कहीं इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन ज़्यादा है। सो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट सेक्टर शुड ऑल्सो बी पेड एट पार विद द कॉर्पोरेट सेक्टर? तो उस पर मेरी थोड़ी डिस्कशन हुई चेयरमैन सर के साथ। फिर जो मेंबर 1 थे, बिकॉज मैं वेस्ट बंगाल में पैदा हुई हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा दैट व्हाई डोंट यू वांट टू जॉइन पॉलिटिक्स, वेस्ट बंगाल हैज़ द कल्चर ऑफ फीमेल पॉलिटिशियंस। तो इस चीज़ पे मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई, और मैंने अपने डैफ में एक हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप के बारे में भी लिख रखा था लंदन से। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हायर एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया, या ज़्यादा लोग अब्रॉड जाना क्यों प्रेफर कर रहे हैं आजकल, इज़ देयर सम प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देन जो मेंबर 2 थे उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई अबाउट जोग्राफी, अबाउट कार्बन सिंक्स जो मैंने बताया था। मेंबर 4 ने मेरे कॉन्वर्सेशन के साथ पिक किया जो मैंने चेयरमैन सर के साथ करी थी, यानी आज मी मोर अबाउट द लेबर लॉज ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने 1-2 लाइन में ही बोल दिया था कि सर मेरे को ज़्यादा डिटेल में नहीं पता है, एंड देन ही टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट, बट इट सीम्ड ओके। एंड जो मेंबर 5 थी उन्होंने मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा, और मैं एक गर्ल्स कॉलेज से आती हूँ मिरांडा हाउस। उन्होंने मुझसे लास्ट सवाल यही पूछा था कि आप गर्ल्स कॉलेज से आती हैं और आपने कोएड स्कूल से पढ़ाई करी है, तो आप क्या एंड ऑफ द डे पिक करेंगी, कोएड या ऑल वन जेंडर इंस्टीट्यूशंस? तो वो मेरा चेयरमैन लाइक जो मेंबर 5 थे उनके साथ वो डिस्कशन हुआ था। आई थिंक कुछ 20-25 मिनट चला था मेरा इंटरव्यू। और एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ करी, मतलब ये सबका डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। मेरा इंटरव्यू जैसे जब हमें बाहर हम वेट कर रहे होते हैं यूपीएससी के हॉल में, तो हमें पता चला था कि हमारा राज शुक्ला सर का बोर्ड है जनरली। तो जो मेरे आसपास लोग थे जो मेरे ही साथ थे वो बहुत घबरा गए थे, क्योंकि उनका 2nd या 3rd इंटरव्यू था, एंड वो उनका ये था कि शुक्ला सर बहुत डिफेंस या आर्मी रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, विच ऑब्वियसली वो पूछते होंगे बिकॉज उनका बैकग्राउंड वो है, या वो मार्क्स कम देते हैं, मतलब वो वही जो नैरेटिव्स चलते हैं। बट ऑनेस्टली मैंने उस समय अपने आप को उन चीज़ों में नहीं जाने दिया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू गो इन विद एन ओपन माइंड। मुझे कोई बायस नहीं रखना था अपने साथ। एंड ऑनेस्टली द
चेयरमैन सर एटलीस्ट विद मी ही वाज स्माइलिंग द एंटायर टाइम, इट वाज अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन। जब मैं रूम से भी बाहर निकली तो मुझे एक जनरल सेंस ऑफ लाइटनेस फील हुआ कि इट वाज नॉट अ वेरी हैवी इंटरव्यू, कि बहुत इंटेंस राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग चल रही है या मैं बहुत काउंटर क्वेश्चंस में फंस गई हूँ या दे आर नॉट कन्विंस्ड विद व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ऐसा नहीं फील हुआ अपने इंटरव्यू के टाइम पे, एंड आई थिंक मार्क्स भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। बहुत अच्छा बताया आपने जो। और तो हमने प्रीलिम्स की बातें कर ली, हमने रोल ऑफ एनसीईआरटीज देख ली, हमने ऑप्शनल ज्योग्राफी पे डिस्कशन कर ली, सोर्सेज की बातें कर ली, टाइम मैनेजमेंट की बातें कर ली। इस पूरे जर्नी में जो एक स्टूडेंट्स का आता है कि सर हाउ टू मैनेज मेंटल हेल्थ एंड हाउ टू कंट्रोल द स्ट्रेस, और कई बार जो आप अभी बता रही थी कि कई बार लो फील होता है जो है, डेफिनेटली। तो इसके लिए क्या किया था आपने जो है? सर आई थिंक ये भी बहुत ही पर्सनल सवाल है, सबके कोपिंग मैकेनिज्म्स अलग होते हैं। बिल्कुल। मेरा कोपिंग मैकेनिज्म होता था जब भी मैं स्ट्रेस्ड होती थी तो मैं रो लेती थी। मैं जब मतलब हर तीसरे चौथे दिन जब भी मुझे बहुत स्ट्रेस्ड या ओवर फील हो रहा था या फिर ये अनसर्टेनिटी ऑफ द एग्जाम समटाइम्स गेट्स टू यू कि मैं इतने टाइम से पढ़ाई कर रही हूँ, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर ऐसे टाइम पे पहले तो मैं रो लेती थी, फिर मैं अपनी मम्मी के साथ बैठ जाती थी थोड़े टाइम के लिए कि ये अपने फैमिली के साथ बैठ गई। मैं थोड़ा रुकना चाहूँगा आपको। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रितिका ने बताया कि सबका ये वैरी करता है जो है। अब बॉयज़ ऐसा नहीं कि बैठ के रो रहे हो और बताना है कि मैम ने कहा रोने के लिए, या गर्ल्स आपके लिए भी है ना। हाँ। तो ये एक जैसे आप स्ट्रेस रिलीज कर पाओ, जो बायो बैकग्राउंड से वो समझ पा रहे होंगे चीज़ों को, ये हार्मोनल इम्पैक्ट है, तो जैसे आप चीज़ों को मैनेज कर पाओ। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मतलब मेरे लिए आई फील लाइक रोना वाज द बेस्ट वे टू गो बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड रिलीज फॉर माई इमोशंस। जब भी आई यूज टू फील हैवी मैं रो लेती थी तो आई यूज टू फील लाइट एंड लाइक स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। मुझे खाना पसंद है तो मैं कभी बाहर खाने चली जाती थी जब मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता था। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों तरह के फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स कभी कभी ना आपको मतलब मेरे को लगता है जब हम इस प्रेपरेशन में होते हैं हमारे दिमाग में चारों मतलब 24 घंटे एक ही चीज़ चलती रहती है इस एग्जाम के बारे में और हम भूल जाते हैं कि इस एग्जाम के बाहर भी एक दुनिया है। बिल्कुल। वो नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स आपको रियलाइज कराते हैं बिकॉज दे आर इन दैट वर्ल्ड, दे मेक यू रियलाइज कि यार दिस इज वन पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट completely your life and even if this doesn't happen आपके पास हमेशा बहुत better options है करने के लिए। तो मेरे जो 2-3 स्कूल के फ्रेंड्स हैं they were always very integral in my preparation। इवन आपके लिए यूपीएससी फ्रेंड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कभी कभार नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली आप क्या फील कर रहे हैं। उनके लिए वो बिग डील नहीं होती है बट आपके लिए वो बहुत बिग डील है। तो बट उसमें भी बहुत केयरफुल रहिए कि किन लोगों के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप बहुत नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो कभी कभी वो आपके मेंटल हेल्थ को और ख़राब कर देते हैं और आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है कि वो एक्चुअली ख़राब कर रहे हैं आपकी मेंटल हेल्थ। तो बहुत अवेयर रहिए कि किस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लग रहा है, आपको भारी फील हो रहा है, आपको एक्चुअली मन कर रहा है इनके साथ टाइम स्पेंड। और मेरे को लगता है इस प्रेपरेशन में अपने आप को प्रायोरिटाइज करो एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपका स्कूल का बेस्ट फ्रेंड भी है लेकिन इफ दे आर नॉट मेकिंग यू फील हैप्पी, आप 2-4 सालों के लिए उनसे थोड़ा कांटेक्ट कम कर दीजिए। बिकॉज जैसे ऐसा होता है, मैंने देखा है कुछ लोगों के साथ, दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स और मे बी उनके फ्रेंड्स कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, वो साल का 50 लाख कमा रहे हैं और आप इस फील्ड में बैठे हुए हैं, आपका पता नहीं आपका क्या हो रहा है। तो इन एडवर्टेंटली आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है तो उस चीज़ को रियलाइज़ करिए और उसको स्टॉप कर दीजिए। बिकॉज 3-4 साल बाद जब आपका रिजल्ट हो जाएगा आप उनसे फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग ट्राई टू आइडेंटिफाई कि किन लोगों के साथ आपको नहीं अच्छा लग रहा है। सेकेंड चीज़ इज़ दैट कुछ टाइम अपने लिए भी रखिए, मतलब जो चीज़ें आपको करनी पसंद हैं। जैसे मुझे पेंटिंग करने का शौक था, मुझे थोड़ा बहुत मूवीज़ वगैरह देखने का शौक है, तो जब मुझे नहीं अच्छा लग रहा होता था मैं थोड़ा टाइम ऑफ लेकर वो चीज़ें करती थी एंड ऑटोमेटिकली द नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू फील बेटर। तो कभी कभी मेंटल बर्नआउट भी होता है और हमें एक ब्रेक चाहिए होता है, तो वो आप अपना जो भी आप हॉबी रखते हैं, आई थिंक वर्किंग आउट इज़ अ ग्रेट वे। उससे आप नॉट ओनली फिजिकली फिट रहते हैं बट आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत बेटर रहती है बिकॉज ऑल दैट अग्रेसिवनेस गेट्स आउट, जो भी बर्नआउट होता है वो भी निकल जाता है। तो मुझे स्विमिंग का शौक है तो मैं कभी कभी स्विमिंग करने चली जाती थी। और अगर ऐसा होता है कि बहुत वर्स जा रही है आपकी मेंटल हेल्थ, अगर आपको लग रहा है कि आप ऑन द वर्ज ऑफ डिप्रेशन है,
तो आई वुड, या बहुत एंजाइटी है तो आई वुड सजेस्ट टेकिंग सम प्रोफेशनल हेल्प। उसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो आप एक थेरेपिस्ट के पास जाइए, उनसे आप शेयर करिए, मतलब आई थिंक फिर उसमें वो ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकते हैं कंपेयर टू एनी अदर पर्सन। बहुत ही अच्छा बताया आपने कि भाई आप इस प्रिपरेशन में हो, लॉन्ग जर्नी है, ब्रेक्स रिक्वायर्ड हैं, आप रिजुवनेट हो जाओगे, ट्रैक पे आ जाओगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। तो ये नहीं कि बस आपको 24/7 यूपीएससी ही सोचनी है। यस, छोटे छोटे ब्रेक्स आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। और जाहिर सी बात है, कई बार ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि आप एक बार किसी सपोज स्टेज 2 पे आ गए, आपने मेंस दिया और आपका पर्सनालिटी टेस्ट क्लियर ना हुआ हो, आपके मार्क्स अच्छे ना आए हों, तो ये पूरी जर्नी को आप कवर कर रहे हो। तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, रिसोर्सेज का राइट होना, ये बहुत अच्छा बताया आपने। जो सर्कल वाली बात बताई आपने कि बस भाई ऐसे नेगेटिव स्ट्रेस वाले लोगों से दूर रहना है। से फॉर एग्जांपल कल आपका पेपर प्रीलिम्स का फॉर एग्जांपल है और आप रिलैक्स प्रिपेयर करके बैठे हो आप, और आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है कि यार मैं तो ये भूल गया, मैं तो ये भूल गया, मैं तो ये भूल गया, या सेंटर पे आपसे मुलाकात हो गई, ठीक, अब मालूम चला कि उसने पूरा स्ट्रेस दे दिया आपको और आपकी परफॉर्मेंस जो बेटर होनी थी वो नहीं हो पाई। तो ऑलवेज आपके जो फ्रेंड सर्कल का सिलेक्शन है वो बड़ा ही सटीक होना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़े, जो कैंडिडेट्स फैमिली के साथ हैं, बट ऑब्वियस फैमिली आपका ग्रेट सपोर्ट है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए और ज़्यादा लागू है जो घर से बाहर रह रहे हैं, जो रूम से लेकर रह रहे हैं। तो आपकी सर्कल कैसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं तो आपके क्वेरीज डाउट्स लेते रहता हूँ, कई बार इसका आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 1 बजे 2 बजे बच्चों के मैसेज आता है कि सर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मुझसे बात कर लो। तो कई बार होता है कि हम बात कर पाते हैं, कई बार होता है कि आप लिख दो, आप हम आपसे रिस्पॉन्ड करेंगे। राइट। मैं आपको बताऊं, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, 2011 की बात है, रात के 1 बजे मेरे पास कॉल आता है कि सर इस दुनिया को छोड़ने से पहले मैं आपसे आंखें पर बात करना चाह रहा था क्योंकि आप मेरे गुरु हो। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी होश उड़ गई। सही बात है। और फिर उसने फ़ोन काट दिया, बस सर आपकी आवाज़ सुननी थी। फिर मैंने कॉल किया तो कई बार उसने फ़ोन उठाया नहीं। बाद में जब फ़ोन उठाया तो फिर मैं उससे बात करता रहा कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम दुनिया छोड़ ही रहे हो, तो एक बार मुझसे मिल लो, एक साथ बैठ कर हम चाय पी लें। और फिर मैंने कन्विंस करके फिर मैंने नेक्स्ट डे उनसे मिलने का टाइम लिया। फिर हम एक जगह मिले और फिर 2-3 घंटे हम बात करते रहे। और फिर वो लड़का खूब रोया, वो लड़का हरियाणा से था। वो उसका था कि सर मैं बीटेक करके आया हूँ, लोन से हमने बीटेक किया, प्राइवेट कॉलेज में पैसे दे दिए, मेरा कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, तो अब मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले मेरे कारण आर्थिक तंगी में आ गए हैं। तो मैंने फिर बहुत समझाया कि क्या आपकी दुनिया छोड़ने से उनकी आर्थिक तंगी सॉल्व हो जाएगी। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप सिलेक्शन लें और तंगी को सॉल्व करें, मेहनत करें, जो भी मेहनत करें, जिस भी वे में आप कर सकते हैं। हाँ, तो ये जो आप बता रहे थे कि एक मेंटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर एक्सट्रीम केस हो जाए तो अगर हम प्रोफेशनल को रेफर कर रहे हैं तो इसमें कोई शिकायत या बुराई वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप जितने जल्दी ट्रैक पे आ जाओ। तो चूंकि मोर देन 10 लाख स्टूडेंट, 10 लाख से ज़्यादा मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, पिछले 19 वर्षों से इस इंडस्ट्री में हूँ। और मैं थोड़ा, जो मुझे पढ़ चुके जानते हैं कि मैं प्रोफेशनल कम मीन्स कि मैं आपकी एक लिमिट के बियॉन्ड जाके हेल्प करता हूँ मुझे। तो जिन बच्चों को कोई ऐसी स्ट्रेस हो तो ऑलवेज आप टीम से नंबर लेके मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक। अगर मुझे लग रहा है कि मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ तो मैं करूँगा, अगर लग रहा है कि नहीं कर पा रहा तो जो उचित सलाह होगा वो दूंगा आप मुझे, ताकि आप किसी भटकाव पे ना आए। तो अंत में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको सफलता की एक बार फिर से बधाई। थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छी आपकी यात्रा रही और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।